नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। जेपी नड्डा आज इंदौर और उज्जैन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो संसदीय सीट से प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा पन्ना में नामांकन दाखिल करेंगे। विष्णुदत्त शर्मा के नामांकन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान पन्ना के छत्रसाल स्टेडियम में विशाल जनसभा भी होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल मध्य प्रदेश के जबलपुर और शहडोल में रैली के अलावा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनावी स्थितियों का जायजा लिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर में भाजपा प्रत्याशी के हक में रैली करेंगे। इसके बाद वह मुरादाबाद में संगठनात्मक बैठक करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद में भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग के नामांकन में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के तहत आज राजस्थान के कोटा बूंदी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नामांकन दाखिल करेंगे। ओम बिरला की नामांकन रैली में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। साथ ही उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई बीजेपी नेता रैली को संबोधित करेंगे। राजस्थान के अलवर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। भूपेंद्र लगातार सघन चुनाव प्रचार अभियान चला रहे हैं। डीडी न्यूज से बातचीत में भूपेंद्र यादव ने कहा कि अलवर की जनता के मन में मोदी जी बसे हैं और मोदी जी की गारंटी को जन जन तक पहुंचाना हमारा संकल्प है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले राहुल गांधी रोड शो करेंगे। इस सीट पर राहुल गांधी का सीधा मुकाबला डी राजा की पत्नी और सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन से है। वायनाड में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज यमुना पार उत्तर पूर्वी संसदीय क्षेत्र की गोंडा विधानसभा से कांग्रेस का गारंटी कार्ड बांटकर लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। इस बारे में दिल्ली अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने बताया कि लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के लिए कांग्रेस अपना गारंटी कार्ड जारी करेगी, जिसे घर घर पहुंचाने की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए आज कई कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। कांग्रेस पिछली हार से सबक लेते हुए इस बार नई रणनीति के साथ मैदान में है। पार्टी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विवेक तनखा और अरुण यादव एक साथ आज बैतूल, होशंगाबाद, टीकमगढ़ और खजुराहो से नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कल जोधपुर में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो कर रही है उसमें न्याय कम, बदले की भावना ज्यादा नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बार फिर सियासी भंवर में है। संभल, मेरठ, मुरादाबाद और रामपुर के बाद अब बदायूं में भी पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी उतारने में दिक्कत आ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिवपाल यादव ने बदायूं सीट छोड़ने का ऐलान किया है और अपने बेटे आदित्य यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भेजा है। इससे सियासी घमासान और तेज हो गया है। कांग्रेस और वाम दलों के बीच लड़ाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मौजूदा मामला राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने से जुड़ा है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने उनके वहां से चुनाव लड़ने की आलोचना की है। यह स्थिति तब है जब पश्चिम बंगाल में वाम दल और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस ने कुछ अन्य राज्यों में भी वाम दलों के लिए सीटें खाली की है। वहीं झारखंड में वाम मोर्चा ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इससे साबित होता है कि रामलीला मैदान में एकता सिर्फ फोटो तक सीमित थी। वहीं डीडी न्यूज के साथ बातचीत में वायनाड से सीपीआई के उम्मीदवार एनी राजा ने कहा कि राहुल गांधी का वायनाड से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में जनता उनसे बहुत नाराज है। दरअसल बदायूं सीट पर सपा प्रत्याशी दूसरी बार बदला जाएगा। पहली लिस्ट में धर्मेंद्र यादव को टिकट मिला था। दूसरी लिस्ट में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को सपा प्रत्याशी बनाया था।
चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में 8 जिला मजिस्ट्रेट और 12 पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण किया है। इन राज्यों में असम, बिहार, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। झूठी खबरों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने फेक वर्सेस रियलिटी नाम से एक माइक्रोवेब पेज लॉन्च किया है। इस पर भ्रामक खबरों की जांच कर सही जानकारी उपलब्ध होगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले चुनाव में हमारा गठबंधन मजबूती से बना रहेगा। भाजपा से बेटिकट हो चुके बिहार के मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। टिकट कटने के बाद से ही चर्चा थी कि वह पार्टी छोड़ सकते हैं। महागठबंधन से मुजफ्फरपुर सीट कांग्रेस को मिली है। अजय निषाद मुजफ्फरपुर से लगातार 2 बार भाजपा के टिकट पर विजयी रहे हैं। इस बार भाजपा ने राजभूषण चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा प्रचार अभियान के दौरान खोवाई में एक रोड शो में शामिल हुए। त्रिपुरा पश्चिम के लिए 19 अप्रैल जबकि त्रिपुरा पूर्व के लिए 26 अप्रैल को मतदान है। नेशनल ओबीसी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के नेता पीयूष पांडा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाति सूचक टिप्पणी किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। ओबीसी कमीशन ने टिप्पणी की जांच करने का फैसला किया है। ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष हंसराज अहिर ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को पत्र लिखकर 3 दिनों के भीतर अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने की चुनौती दी गई है। इससे पहले ईडी ने कोर्ट में दायर अपने जवाब में बताया कि आपने अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है और यह अपराध पीएमएलए की धारा 70 के तहत आता है। साथ ही ईडी की ओर से दायर जवाब में कहा गया कि आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले से आए रुपयों का सबसे ज्यादा लाभ मिला। इन पैसों में से लगभग 45 करोड़ रुपए की नकदी का उपयोग गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों की टीम गंगालूर इलाके में निकली थी और इसी दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने कई हथियार भी बरामद किए हैं, जिसमें इंसास एलएमजी और AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियारों को बरामद किया गया है। गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों से जुड़े मामले में पतंजलि आयुर्वेद के प्रमुख बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। अदालत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई की गई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तक नए हलफनामे दाखिल करने को कहा है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अगली तारीख पर फिर मौजूद रहने को कहा गया है। तमिलनाडु में कथित अवैध रेत खनन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समन के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं होने पर 5 जिला अधिकारियों को फटकार लगाई है। अधिकारी को 25 अप्रैल को ईडी के सामने पेश होना होगा। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर वे पेश नहीं होते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि जलपाईगुड़ी में आए आंधी तूफान से 5000 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। किसानों की फसलें भी नष्ट हुई हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। संभाजी नगर के छावनी इलाके में स्थित एक घर में रात में आग लग गई, जिसके कारण 7 लोगों की मौत हो गई। कपड़े की दुकान में लगी आग इतनी भीषण थी कि एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मारे गए 7 लोगों में 3 महिलाएं, 2 बच्चे और 2 पुरुष शामिल हैं। फिलहाल सभी शवों को छत्रपति संभाजी नगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां हादसे की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक फुटकार शोरूम में आज सुबह भीषण आग लग गई। हालांकि किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सराहना करते हुए कहा कि इसकी बदौलत भारत आज डिजिटल लेन देन में सबसे आगे है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में हर महीने 43.3 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन बिना किसी शुल्क के किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें विक्रेता, खरीदार और भुगतान प्रणाली तीनों शामिल हैं। सरकार ने निर्दिष्ट सीमा शुल्क स्टेशन के जरिए 1000 टन तक काला नमक चावल के निर्यात की दी अनुमति।
काला नमक चावल और उसकी मात्रा के सर्टिफिकेशन के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कृषि विपणन और विदेश व्यापार लखनऊ के निदेशक होंगे। चावल के इस किस्म के निर्यात को 6 सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से दी गई अनुमति। इस साल भीषण गर्मी पड़ने से बिजली की मांग में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के अनुमानों को देखते हुए सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों को बिजली उत्पादन के लिए अग्रिम योजना बनाने और गर्मी के मौसम में रखरखाव कार्यों से बचने का दिया निर्देश। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिजली मंत्रालय का अनुमान है कि इन गर्मियों के दौरान देश में अधिकतम मांग 260 गीगावाट तक पहुंच सकती है, जो पिछले साल सितंबर के रिकॉर्ड 243 गीगावाट से अधिक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के 14 करोड़ 25 लाख रुपए के इक्विटी शेयरों की सदस्यता को दी मंजूरी। एक्सिस बैंक ने इससे पहले 113 रुपए प्रति शेयर पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अतिरिक्त 6% हिस्सेदारी हासिल करने का रखा था प्रस्ताव। वित्तीय संकट से जूझ रही एडटेक कंपनी बायजूस करीब 500 कर्मचारियों की करने जा रही है छटनी। कंपनी के इस कदम से नवीनतम दौर बिक्री कार्य, शिक्षक और कुछ ट्यूशन केंद्र होंगे प्रभावित। बायजूस कंपनी का कहना है कि कारोबार पुनर्गठन के अंतिम दौर के तहत की जा रही है छटनी। कंपनी यह छटनी अगले 15 से 20 दिनों में शुरू करेगी। इस छटनी से सेल्स, शिक्षक और कुछ ट्यूशन केंद्रों से जुड़े कर्मचारी होंगे प्रभावित। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय संचालकों से कहा है कि वे अपनी वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करें। साथ ही प्राधिकरण ने किसी भी पेय पदार्थ की बिक्री बढ़ाने के लिए हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक जैसे शब्दों का दुरुपयोग नहीं करने की भी नसीहत दी है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि हेल्थ ड्रिंक शब्द को FSS एक्ट 2006 या नियमों के तहत कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसीलिए नियामक ने सभी ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय संचालकों से कहा है कि वे इस गलत वर्गीकरण को हटाएं। भारतीय चीनी मिल संघ ने सत्र के अंत में पिछला बचा स्टॉक बेहतर रहने की उम्मीद की वजह से सरकार से चालू 2023-24 के सत्र में 10 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति देने का आग्रह किया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि चालू सत्र में मार्च तक चीनी का उत्पादन 302.20 लाख टन तक पहुंच गया है, जो एक साल पहले की समान अवधि में 300.77 लाख टन था। HCL टेक्नोलॉजीज की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी HCL इन्वेस्टमेंट्स UK ने अमेरिकी कंपनी स्टेट स्ट्रीट इंटरनेशनल के साथ संयुक्त उद्यम में अपनी समूची 49% हिस्सेदारी बेचने के लिए समझौता किया। HCL टेक्नोलॉजीज ने कहा कि संयुक्त उद्यम में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री से अनुषंगी को $17.25 करोड़ की राशि मिलने का अनुमान है। यह सौदा 1 अप्रैल 2024 को प्रभावी हो गया। देश में बीते वित्त वर्ष में 1.85 लाख से अधिक कंपनियों का गठन हुआ। किसी एक वित्त वर्ष में गठित होने वाली कंपनियों की यह संख्या सर्वाधिक है। घरेलू हवाई यात्री यातायात 2023-24 में 15.34 करोड़ रहने का अनुमान। विमानन क्षेत्र के बारे में परामर्श देने वाले CAPA इंडिया ने जताया अनुमान। पशु प्रबंधन और पोषण कंपनी इफिड ने कहा है कि उसने भारत में टिकाऊ डेयरी व्यवहार में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए किया एक राष्ट्रव्यापी शोध मंच शुरू। खुदरा निवेशकों की मजबूत भागीदारी और संस्थागत निवेशकों के दमदार निवेश की बदौलत बीते वर्ष 2023-24 के दौरान 76 कंपनियों ने IPO के जरिए 62,000 करोड़ रुपए जुटाए।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट लेकर रहेगा। साथ ही दुनिया का भी यह मानना है कि भारत को यह दर्जा मिलना चाहिए। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आज भारत कई देशों के लिए मॉडल बन गया है। भारत सिर्फ काम करने वाला लोकतंत्र नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए प्रेरणा देने वाला लोकतंत्र भी है। ताइवान की राजधानी ताइपे में 7.7 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप। हुआलिन में कई इमारतें गिरी। जापान और फिलीपींस में सुनामी की चेतावनी के बाद ओकिनावा में विमान सेवा पर रोक। इजराइल और हमास के बीच गजा में युद्ध जारी। इस बीच एक इजरायली हवाई हमले में 7 सहायता कर्मियों की हुई मौत। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने की हमले की पुष्टि। मृतकों की सूची में एक नाम जोमी फ्रैंककॉम का भी है, जो वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 6 अंतर्राष्ट्रीय सहायता कर्मियों में से एक था। फ्रैंककॉम के पिता ऑस्ट्रेलियाई नागरिक थे, तो वहीं उनकी माता भारत के मिजोरम राज्य की थी। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने फ्रैंककॉम की मौत के लिए इजरायली सरकार को जवाबदेह माना है। उन्होंने कहा कि फ्रैंककॉम गाजा में चैरिटी के लिए स्वेच्छा से काम कर रहा था। सहायता कर्मियों की मौत होना पूरे तरीके से अस्वीकार्य है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दुर्भाग्य से गजा पट्टी में निर्दोष लोगों पर हुआ हमला। इजरायली सेना से यह हमला अनजाने में हुआ है। भविष्य में यह गलती ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग ने फोन पर की बातचीत। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों समेत नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी की गई चर्चा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि अमेरिका और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों और आपसी संचार को मजबूत करने समेत कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना जरूरी। इस्तांबुल में एक नाइट क्लब में मरम्मत कार्य के दौरान आग लगने की घटना में 29 लोगों की मौत और कई लोग बुरी तरह जले। सरकारी अनादोलू एजेंसी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है और माना जा रहा है कि घटना के शिकार लोग नवीनीकरण कार्य में शामिल थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को जहर दिया गया था नजरबंद, जिन्हें निजी आवास पर किया गया था नजरबंद। इमरान खान ने कहा कि अगर बुशरा को कोई नुकसान होता है तो पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए उन्हें। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक समेत 8 न्यायाधीशों को धमकी भरे पत्र मिले हैं। पत्रों में संदिग्ध सामग्री भरी मिली। पुलिस के विशेषज्ञों की एक टीम जांच में जुटी है। न्यायाधीशों को धमकी का यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब देश की खुफिया एजेंसियों पर न्यायिक मामलों में दखल देने के आरोप लग रहे हैं। न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईजा को पत्र लिखकर की थी इसकी शिकायत। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो ने आम चुनाव जीतने के बाद शपथ ले ली। डेमोक्रेटिक अलायंस गठबंधन ने 10 मार्च के चुनाव में मौजूदा सोशलिस्ट पार्टी पर मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। मोंटेनेग्रो ने कहा कि उनकी सरकार अपने 4.5 साल के जनादेश के अंत तक शासन करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोंटेनेग्रो ने विनम्रता, देशभक्ति की भावना और बातचीत की क्षमता के साथ काम करने का किया वादा। इंडियन प्रीमियर लीग में आज विशाखापट्टनम में दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से होगा। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 20 रन से हराया था। इन दोनों टीमों के बीच अब तक 32 बार मुकाबले हुए हैं, जिसमें केकेआर ने 16 बार तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 15 मुकाबले जीतने में सफलता हासिल की है। एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका। इंडियन प्रीमियर लीग में मंगलवार को लखनऊ सुपर जॉयंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए मुकाबले में लखनऊ की टीम ने बाजी मारी और उन्होंने आरसीबी को 28 रन से हरा दिया। लखनऊ सुपर जॉयंट्स की ओर से क्विंटन डी कॉक ने 81 तो निकोलस पूरन ने 40 रन की अहम पारी खेली। लखनऊ की यह पिछले 3 मैचों में दूसरी जीत रही। राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के बीच 17 अप्रैल को होने वाला मुकाबला अब होगा 16 अप्रैल को। 17 अप्रैल को मैच में सुरक्षा देने में कोलकाता पुलिस ने जताई थी असमर्थता।
श्रीलंकाई क्रिकेटर दिनेश चांदीमल को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा है। पारिवारिक कारणों के चलते चांदीमल टेस्ट मैच के चौथे दिन कोलंबो के लिए रवाना हो गए हैं। बेन स्टोक्स आगामी टी20 विश्व कप नहीं खेलेंगे। उन्होंने आगामी टी20 विश्व कप से अपना नाम वापस ले लिया है और इस संबंध में उन्होंने ईसीबी को सूचना दे दी है कि टीम के चयन के लिए उनके नाम पर विचार न किया जाए। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की अहम खिलाड़ी सारा ग्लेन वनडे सीरीज के बाकी मुकाबलों से बाहर हो गई हैं। सारा अपनी चोट से उबर नहीं पाई हैं। महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप के चलते विवादों में आए एआईएफएफ सदस्य दीपक शर्मा को अखिल भारतीय फुटबॉल संघ ने किया अगले आदेश तक निलंबित। मोरक्को में खेली जा रही टेनिस की मार्केश ओपन में भारत के सुमित नागल ने शानदार खेल दिखाते हुए खुद को अंतिम 16 में पहुंचा दिया है। नागल ने मंगलवार को फ्रांस के क्वारेंटीन माउंटेज को 4-6, 6-3, 6-2 से शिकस्त दी। अमेरिका की डैनियल कॉलिंस चार्ल्सटन ओपन के अगले दौर में पहुंचने में कामयाब रही। डैनियल कॉलिंस ने स्पेन की पाउला बडोसा को 6-1, 6-4 के सीधे सेट में पराजित कर अगले चरण में जगह बनाने में सफलता हासिल की। प्रीमियर लीग में न्यूकासल यूनाइटेड और एवर्टन के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 की बराबरी पर हुआ खत्म। न्यूकासल की ओर से इसाक ने किया गोल। वहीं वेस्ट हैम और टॉटनहैम हॉटस्पर के बीच भी खेला गया मुकाबला 1-1 की बराबरी पर हुआ खत्म। सऊदी प्रो लीग में अल नस्र की आभा पर 8-0 की धमाकेदार जीत में चमके क्रिस्टियानो रोनाल्डो लगाई हैट्रिक। वहीं अल हिलाल के भी जीत का दौर जारी। अल ओखदूद को 3-0 से दी मात, लगातार रिकॉर्ड 31वीं जीत दर्ज की। करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन की फिल्म क्रू ने 5 दिन में 2.76 करोड़ रुपए कमाए। इसके साथ ही रिलीज के 5 दिनों में क्रू ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 36.46 करोड़ का बिजनेस कर लिया। 12वीं फेल एक्टर विक्रांत मैसी का आज मना रहे हैं अपना 37वां जन्मदिन। विक्रांत ने 14 साल पहले अपने करियर की शुरुआत टीवी के छोटे पर्दे से की थी, लेकिन अब विक्रांत बॉलीवुड के दमदार एक्टर बन गए हैं। झलक दिखला जा 11 की विनर मनीषा रानी ने हाल ही में बिहार में प्रॉपर्टी खरीदी है। इस बात की जानकारी मनीषा ने खुद अपने ब्लॉग के जरिए फैंस को दी है। साथ ही उन्होंने अपने इस ब्लॉग में अपनी प्रॉपर्टी की झलक भी दिखाई है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।